हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। 200 साल पहले क्रिएट किया लॉ आज की सोसाइटी को किस तरह से केटर करेगा। जुडिशरी उसे इंटरप्रेट इस तरह से करती है कि भले ही कितना पुराना हो, फिट हो जाता है। इसलिए ये केस इंटरेस्टिंग है। नाम है जोसेफ पॉल डिसूजा वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। What happened was, petitioner Joseph Paul D'Souza was a resident in a certain society, and there was this fellow resident, Miss Xenia. अब इन दोनों के बीच में कुछ अनबन रहती थी। जोसेफ पॉल डिसूजा जो थे वो वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर ना होते हुए भी इंटरफेयर बहुत करते थे। ठीक है, कोई दिन था जिसमें जोसेफ जी ने मिस जीनिया को कुछ ईमेल्स लिखे और वो ईमेल्स कॉपी करके एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स तक भी पहुंचा दिए। अब वो ईमेल्स जो थे, देयर वर अबाउट 3 ईमेल्स। अकॉर्डिंग टू मिस जीनिया वो ईमेल्स जो थे वो डिरोगेटरी थे, उनमें कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था और उनके हिसाब से वो ईमेल्स उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच करते थे। क्योंकि वो ईमेल्स उनके साथ साथ और भी लोगों को भेजे गए थे तो वो उनके अकॉर्डिंग डेफेमेटरी भी थे। उन्होंने जोसेफ जी के अगेंस्ट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल होता है, मतलब पूरा नाम ये होता है, इट्स नॉट जस्ट साइबर सेल। ठीक है, तो महाराष्ट्र के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में इनके अगेंस्ट कंप्लेन रजिस्टर करवा दी। अब कंप्लेन के बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई और उस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर एफआईआर लॉन्च हो गई। अब एफआईआर लॉन्च होती है तो बहुत कुछ शुरू हो जाता है ना। इन्वेस्टिगेशन इज अ हेफ्टी प्रोसेस और जो भी सस्पेक्ट होता है वो जब उसके चपेटे में आता है तो उसे बड़ा परेशान होना पड़ता है ना। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एफआईआर के क्वॉशिंग की एप्लीकेशन फाइल की। राइट, पिटिशनर का कहना था कि ये जो एफआईआर मेरे अगेंस्ट की गई है ये बेबुनियादी है, ये वेंजफुल ज्यादा, फैक्चुअल कम है, इसमें वेंजेंस ज्यादा है। प्लस जो एलिगेशंस मुझ पे लगाए गए हैं उस एफआईआर के थ्रू, मेरे ईमेल्स उन एलिगेशंस मतलब चार्जेस के क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करते। प्लस ये जो मैंने कहा या किया वो ऑफेंसिव भले हो लेकिन वो मॉडेस्टी को आउटरीच बिल्कुल नहीं करता, वल्गर नहीं है। दूसरा, सेक्शन 509 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट जेस्चर्स एंड अटरेंसेस और ईमेल्स को ना तो जेस्चर्स कहा जा सकता है ना अटरेंसेस कहा जा सकता है, तो 509 भी फुलफिल नहीं होता। ठीक, और ये एफआईआर मेरे ईमेल्स के भेजने के महीनों बाद करवाई गई तो ये एफआईआर भी लेजिटिमेट नहीं है। तो माय लॉर्ड इसे क्वॉश कर दीजिए, हटाइए इसको, मुझे अपने घर चैन से रहने दीजिए। ठीक, अब पेटिशनर के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, सॉरी रिस्पोंडेंट के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, ओरिजिनली जो एप्लीकेंट थी उनके आर्ग्यूमेंट्स वही थे कि भाई जो ईमेल्स हैं वो डिरोगेटरी हैं, ऑफेंसिव हैं, मेरी मॉडेस्टी का आउटरीच करते हैं और डेफेमेटरी भी। ठीक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब इस क्वेश्चन को एग्जामिन किया तो यकीनन ये एक वाकई इंटरप्रेटिव क्वेश्चन था जिसमें एक सर्टेन एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी कि क्या रिटन कम्युनिकेशंस को भी अटरेंसेस या जेस्चर्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्योंकि अगर उन्हें रखा जाता है तो 509 उनको कवर करेगा। तो अगर एक ईमेल के थ्रू भी आप किसी वुमेन को आउटरीच करते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं जो डिरोगेटरी है, जो उसकी इमेज को खराब करता है या कुछ इस तरह के थॉट्स को इंड्यूस करता है जो कि सही नहीं है, मोर प्राइमल, सेक्सुअल एटसेट्रा, तो वो भी फिर इट वुड इनवाइट अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। ओके, अब बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था, सारे क्वेश्चंस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब एक एक करके डील किया तो सबसे पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि जो ईमेल्स होते हैं या जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं जो ओवर इंटरनेट या डिजिटली की जाती हैं उनको डील करने का एक प्रोसीजर है। वी हैव अ प्रोसेस इन प्लेस एंड वी नीड टू फॉलो दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले कंप्लेन साइबर सेल में ही की जाती है, जो कि मोहतरमा ने की, और कंप्लेन के बाद एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इफ द अथॉरिटीज आर satisfied that there is in fact ground for a criminal
देयर आर इन फैक्ट ग्राउंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं और बाकी वो पुलिस की मशीनरी उसको आगे संभाल लेती है। तो एफआईआर का जो डिले है वो विक्टिम की डिफॉल्ट से नहीं है, ये एक प्रोसीजरल डिले है जो होता ही है क्योंकि ये एक साइबर सेल से ओरिजिनेटेड कंप्लेंट थी, तो एफआईआर तो वैलिड है। ठीक है, अब क्लेम्स की वैलिडिटी और लेजिटिमेसी पर आ जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि आज की सोसाइटी में अब अटरेंसेस, जेस्चर्स का जो स्कोप है वो कम हो गया है। ठीक है, लोग ज्यादा समझदार हो गए हैं, लोगों को क्रिमिनल्स का, क्राइम्स का, अपने राइट्स का, अपनी ड्यूटीज का एक बेटर आइडिया हो गया है, स्पेशली पीपल हु आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज, है ना। मेट्रोपॉलिटन एरियाज में पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द यू नो राइट्स एंड रॉन्ग्स, स्पेशली द रॉन्ग्स विच इनवाइट क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो वो बहुत सोच समझ के एक्ट करते हैं। कोई भी चलती सड़क पे आपको इस तरह का इशारा हार्डली करता दिखेगा जो कि वल्गर हो या खराब हो। किसी रूरल एरिया में, पिछड़े जगह पे शायद ये सारी चीजें अभी भी चलती होंगी, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये ऑलमोस्ट अब नहीं ही होता कि रास्ते चलते आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। ईव टीजिंग बेसिकली, हालांकि ईव टीजिंग अभी भी काफी प्रेवलेंट है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ईव टीजिंग का स्कोप कम हो गया है। ईव्स को अब दूसरे तरह से टीज किया जाने लगा है। ठीक है, और उस टीजिंग में ईमेल्स भी आते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उन ईमेल्स के थ्रू वल्गर पिक्चर्स भेजना भी आता है, पोर्नोग्राफिक इमेजेस भेजना भी आता है, अपने पोर्नोग्राफिक इमेज भेजना भी आता है। ठीक है, अब आप इन सारी चीजों को भी इंक्लूड करेंगे अगर आप आउटरेजिंग मॉडेस्टी को इंटरप्रेट कर रहे हैं और आज की सोसाइटी में उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डिजिटल सोसाइटी में मॉडेस्टी को डिजिटली भी आउटरेज किया जा सकता है, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू एंड व्हाट नॉट। इसीलिए सेक्शन 509 स्पेसिफिकली ना भी कहता हो कि ईमेल्स या रिटन कम्युनिकेशंस वुड आल्सो अमाउंट टू आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी और वुड आल्सो आउटरेज, आई एम सॉरी, वुड आल्सो आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो 509 बहुत वैलिडली अप्लाई होगा और इस केस में भी वो वैलिडली अप्लाई होगा। बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन भी 509 के एम्बिट में आएंगे। ठीक है, तो द फैक्ट कि रिटन कम्युनिकेशंस का 509 से या ईमेल्स का 509 से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक, अब ईमेल्स डेरोगेटरी हैं या नहीं वो हम बाद में एग्जामिन करेंगे, पहले तो हम ये देखें कि ईमेल्स 509 के कैटेगरी में आने भी चाहिए या नहीं। तो कोर्ट ने कहा आने तो चाहिए। अब देख लेते हैं कि ईमेल्स डेरोगेटरी हैं भी या नहीं। भाई, ईमेल्स में इंटेंशन के साथ कुछ ऐसे एनालॉजीज को यूज किया गया है जो कि किसी भी वुमेन को ऑफेंड कर सकते हैं। सिटिंग नूड ऑन अ बीच एंड एटसेट्रा, इस तरह के कुछ वर्ड्स थे। कोई भी रेस्पेक्टफुल वुमेन या कोई भी ऐसी वुमेन जो आपको पसंद नहीं करती, आपसे ज्यादा जान पहचान नहीं लेती, इवन अगर वो आपको अक्वेंटेड भी है, इस तरह के शब्दों को ना पढ़ना चाहेगी ना सुनना चाहेगी। राइट, एंड दीज ईमेल्स आर नॉट जस्ट सेंड टू हर, दे आर सेंड टू वेरियस पीपल। और ये इस तरह की एनालॉजीज, इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स, इस तरह के ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज उसकी इमेज को डेफिनेटली आउटरेज करता है, उसकी इमेज को अफेक्ट करता है, एंड विच affects her image or impacts her image would also outrage her modesty. Got it? तो ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट। पॉल डिसूजा जो थे उनको 509 के एलिगेशन में, मतलब उनकी एफआईआर क्वॉशिंग की रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया गया। अब उनको कन्विक्ट तो नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऑब्वियसली ये केस उस चीज पे था ही नहीं, एडजुडिकेशन ऑफ राइट्स की ये इनोसेंट है या नहीं। केस था एफआईआर की क्वॉशिंग पर कि एफआईआर को क्वॉश कर दीजिए, इसका बेस नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल बेस है, और हाई कोर्ट ने उस बेस को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि बेस आखिर क्यों है, क्रिमिनल लाइबिलिटी ईमेल्स पर कैसे लगेगी, क्या इंटरप्रिटेशन है एंड एवरीथिंग। ठीक है, छोटा केस है लेकिन दिलचस्प केस है। ये फैक्ट्स हैं, मैंने आपको समझा ही दी। रिस्पोंडेंट पेटिशनर सेम सोसाइटी में रहते थे, आर्ग्यूमेंट हो गया क्योंकि पेटिशनर बहुत इंटरफेयरिंग था। फॉलोइंग द इंसिडेंट पेटिशनर ने कुछ ईमेल्स भेजे जो डिरोगेटरी थे और डेफेमेटरी भी थे। कंप्लेन फाइल हुई कि उन्होंने कुछ ऑब्सीन वल्गर ईमेल्स को भेजा है जिससे मॉडेस्टी आउटरेज हो गई है।
पेटिशनर ने क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, आर्ग्यूइंग कि उनके स्टेटमेंट्स आउटरीच करने के इरादे से नहीं भेजे गए थे और वो सेकंड एफआईआर जो सेम ग्राउंड्स पे की गई है उसे क्वॉश कर दिया जाए। सेकंड एफआईआर एज इन देयर एफआईआर दैट हैपेंड आफ्टर द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइबर सेल कंप्लेंट। अब ईमेल्स पेटिशनर मतलब whether the emails are actually outraging the modesty और ये जो एफआईआर हुई है ये वैलिड है या नहीं। क्या था इसका रिजल्ट मैं आपको बता चुकी। दीज वर द सेक्शंस इन्वॉल्व सेक्शन 354 आईपीसी विच इज नाउ सेक्शन 74 और भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू women with intent to outrage her modesty. Then we have section 509 IPC which includes words, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. 506 clause 2 punishment for criminal intimidation. And then we have section 67 of IT Act punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एफआईआर वैलिड है, कंप्लेंट का कंसिक्वेंस है जो कि पहले ही रजिस्टर की जा चुकी थी। पेटिशनर के ईमेल एक्चुअली इंसल्ट करने के इरादे से ही लिखे गए थे और रिस्पोंडेंट की इमेज को डिग्रेड कर रहे थे, which is demonstrated by the derogatory references made in one of the emails. ठीक है, uttered जो वर्ड है उसको ब्रॉडन किया गया, उसके इंटरप्रिटेशन को नॉट ओनली स्पोकन बट ऑल्सो रिटन कम्युनिकेशन सच एज emails that are intended to outrage the modesty. पेटिशनर की प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया एफआईआर को क्वॉश करने की और उनके अगेंस्ट चार्जेस थे उनको स्टैंड करवा दिया गया। These are the similar important case laws. State of Punjab versus Major Singh 1967 का केस है। Then we have State of Kerala versus Hamsa 1988 का केस है। राम मेहर versus State of Haryana 1998, Tarkeshwar Sahu versus State of Bihar 2006, and now we have practice questions. What does section 354 or section 74 of BNS deal with? You know it. Please write down the answers in the comments. Which section of the IPC punishes acts intended to insult women's modesty? Punishes acts intended. ठीक है, तो सोच समझ के क्वेश्चन आंसर करना है क्योंकि दो सेक्शंस हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं। आंसर्स कमेंट में लिखिए। Which section of IPC provides punishment for criminal intimidation? These are the main questions. What are the legal remedies available to victims of online harassment under IT Act? Evaluate the importance of section 67 of IT Act in curbing the transmission of obscene material in electronic form. ये अपने दृष्टि के आंसर्स हैं, लेकिन 509 पे काफी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपके नोट्स में होंगे, आपने जो क्वेश्चंस का पूरा वो बनाया होगा कंपेंडियम उसमें होंगे। जरूर लिखें और इस केस को यूज करें। लेटेस्ट केस है, अच्छा केस है, भले ही हाई कोर्ट का केस है लेकिन अच्छा केस है, सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म होगा। ठीक है, तो इस केस में इतना ही था इस एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के किसी अच्छे इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।